Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss an interesting topic, that is muscles and movements. So let's move to the board. So dear students, muscle and movement. What an interesting topic is this. So dear students, हमने शुरू में एक बात पढ़ी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसको हम प्रॉपरली कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी खाली हम स्केलेटन कहें तो स्केलेटन सिर्फ हड्डियां हमें मूव नहीं करवा सकती, और अगर हम सिर्फ मस्कुलर सिस्टम कहें, मसल्स वो खुद से मूव, मतलब कि विदाउट द सपोर्ट वो मूव नहीं करवा सकते ऑर्गेनिज्म को। तो इस वजह से इन दोनों का आपस में कॉम्बो होना ज़रूरी है। इसी वजह से मूवमेंट के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो मसल्स होंगे, बोन्स के ऊपर अटैचमेंट उनको प्रोवाइड की जाएगी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो तब ही वहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले मसल से कि मसल क्या चीज़ है एक्चुअली। तो मसल आपने पढ़ा, इट इज़ अ टिश्यू। प्रीवियस ग्रेड के अंदर, ग्रेड 9 के अंदर आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में इन टिश्यूज़, और टिश्यूज़ में एनिमल टिश्यूज़ में पढ़ा था आपने 4 तरह की एनिमल टिश्यूज़: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें आपने मस्कुलर टिश्यू में 3 तरह के मसल्स पढ़े थे: स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड द स्केलेटल मसल्स। लेकिन यहाँ पर जो हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं उससे रेलेवेंट कौन से मसल्स हैं डियर स्टूडेंट्स? द स्केलेटल मसल्स। तो हम स्केलेटल मसल्स के ऊपर बात करेंगे। So I am trying to draw a general muscle। ये एक जनरलाइज्ड डायग्राम है किसी भी मसल की, स्केलेटल मसल की मीन्स। सो दीज आर द फाइबर्स ओवर हेयर। तो पहले इसके पार्ट्स के हवाले से बात कर दूँ कि मसल्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। दिस इज अ स्केलेटल मसल। So it has got this 2 ends and a belly। ये एक एंड है इसका, this is end, this is also end in a terminal portion, and in the center this structure is called as the belly of the muscle, जो कि बल्कि होता है बेसिकली। इट इज़ रिच इन मसल फाइबर्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स। अब डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो ये 3 पार्ट्स आपने याद रखने हैं। 2 एंड्स हैं एक मसल के, एक स्केलेटल मसल के, और एक जो सेंटर में जो बल्कि पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं बेली। अब मूव करते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चूँकि स्केलेटल मसल है, सो इट विल बी अटैच्ड टू द skeleton। I'm going to draw the shoulder joint, and this one is ulna, and here it is the radius। ये रेडियस इसके साथ अटैच्ड है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 2 कॉर्ड्स निकल रही हैं, रस्सियाँ निकल रही हैं, और ये दोनों कॉर्ड्स आकर
किसके अंदर अटैच हो रही हैं, इनटू द मसल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा मसल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और इसी तरह से इसके एंड पे भी यहाँ पर कॉर्ड्स मौजूद हैं जिसकी मदद से ये अटैच है इस बोन के ऊपर। सो दिस इज स्कैपुला एंड दिस इज ह्यूमरस, this is ulna, and this one is radius. Or dear students, these are the ends which we called as tendons. इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्स के साथ डिस्कस किया, ये भी टेंडन है और ये भी टेंडन है इस मसल का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दरमियान में क्या मुझे ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है। हर मसल के मैंने बताया कि दो एंड्स होते हैं और दरमियान में क्या मौजूद है, द बेली ऑफ द मसल, द बल्क ऑफ द मसल, द जहाँ पर मसल फाइबर्स की एग्रीगेशन होगी, जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये चूँकि मैंने ड्रॉ किया है इसको शोल्डर जॉइंट और ये यहाँ पर क्या मौजूद है, एल्बो जॉइंट, तो ये मसल कहाँ पर मौजूद है, दिस मसल इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द आर्म, यहाँ पर ऊपर वाले साइड पर ये मौजूद है, अपर साइड। दिस इज माय बाइसेप्स, इसे बाइसेप्स कहते हैं, जिसको आप डोले शोले भी बनाते हैं एक्सरसाइज के दौरान इस तरह से। सो बाइसेप्स, तो बाइसेप्स ये फिलहाल जो आपको ये कंडीशन नज़र आ रही है, इसमें ये जॉइंट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हुआ है, मेरे बाजू ऐसे स्ट्रेट हुई हुई है, तो इसका एक एंड स्कैपुला के साथ अटैच है और दूसरा एंड अटैच है अल्ना के साथ। तो आप ज़रा मेरे साथ करें इसको कि जब इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मैं, इस मसल को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, इसने पुल किया है इस फोर आर्म को, इट पुल्स द फोर आर्म और ये बेंड करेगा इस जॉइंट के ऊपर, एल्बो जॉइंट के ऊपर फोर आर्म को पुल किया और उसको बेंड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसको ऐसे बेंड किया, एक एंड अटैच है यहाँ पर अल्ना के ऊपर और एक एंड अटैच है यहाँ पर स्कैपुला के ऊपर। तो आप ज़रा नोट करें कौन सा एंड मूव कर रहा है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सा एंड मूव कर रहा है। सो दिस एंड इज मूविंग, ये पुलिंग फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जबकि ये वाला बिल्कुल स्टिल है, ये वाला एंड बिल्कुल स्टिल है। यस डियर स्टूडेंट, यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो अगली टर्म हमने पढ़नी है वो है ऑरिजिन एंड इंसर्शन। जो मसल होता है वो दोनों साइडों से अटैच है, हड्डियों के साथ यानी कि बोन्स के साथ यानी कि स्केलेटन के साथ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मसल का कौन सा एंड ओरिजिन है और कौन सा एंड उसका इंसर्शन है। तो बहुत आसान तरीका, उसको हम इस तरह से पहले डिफाइन कर लें फिर आगे चलते हैं। द एंड ऑफ द मसल, the end of a muscle which is attached to immovable bone at joint। तो मसल का वो एंड जो उस हड्डी के साथ अटैच हो जो इमूवेबल है, जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो हड्डी का वो मसल का वो वाला एंड मूव ना कर सके, वो एंड कहलाता है ऑरिजिन। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइसेप्स की, तो जब बाइसेप्स का काम क्या है, व्हाट इज दिस फंक्शन, ये फोर आर्म को बेंड करता है एट द एल्बो जॉइंट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका कौन सा एंड मूव करवा रहा है, सो दिस एंड। तो इस एंड पे ये कौन सा, ये वाला ये अटैच है रेडियस के ऊपर, अल्ना के ऊपर। तो जो एंड मूव करवा रहा है, जो मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड है, दिस विल बी कॉल्ड एज इट्स इंसर्शन। और यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे
तो स्कैपुला के ऊपर या शोल्डर जॉइंट के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये इमूवेबल बोन होगी एट दैट वेरी पॉइंट, तो दिस इज द ऑरिजिन, ये कहलाएगा इस मसल का ऑरिजिन, और ये वाला एंड इसका कहलाएगा इंसर्शन। सो दिस इज इंसर्शन और ये है इसका ऑरिजिन। तो आइए इंसर्शन को भी डिफाइन कर लें। द एंड ऑफ अ मसल which is attached to the movable bone, to the movable bone at joint। क्लियर? तो ये एंड जो है ये मूव नहीं कर रहा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा एंड जो है जो अल्ना के साथ अटैच है ये उस बोन को मूव करवा रहा है किसके ऊपर? जॉइंट के ऊपर। जॉइंट तो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर जॉइंट के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ये इमूवेबल है, जबकि यहाँ इस जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन। तो बाइसेप्स का ओरिजिन कहाँ पर है? स्कैपुला के ऊपर, और इसका इंसर्शन कहाँ पर है? अल्ना के ऊपर। तो क्लैरिफाई हुआ डियर स्टूडेंट्स इनमें बेसिक डिफरेंस ओरिजिन और इंसर्शन का। तो ये इसका बाइसेप्स की बेली याद रखनी है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसका मैकेनिज्म पहले समझा दूं आपको कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगूँ। तो मसल्स हैं क्या? मसल्स आर द इफेक्टर्स। याद आया आपको? नर्वस सिस्टम इफेक्टर्स, ये इफेक्टर्स हैं। तो इनको मैसेज कौन भेजेगा? दे विल रिसीव द मैसेज फ्रॉम nervous system. They will receive message from central nervous system, will send message. The central nervous system will send message to effectors. और वो मैसेज किसके जरिए जाता है स्टूडेंट्स? डेफिनेटली बाय द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ये मैसेज आएगा वाया मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते थे फंक्शनल टाइप के एतबार से डियर स्टूडेंट्स? कि वो वाले न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाएं टुवर्ड्स द इफेक्टर्स, ऐसे न्यूरॉन्स को कहा जाता था मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वो मैसेज कहाँ पर आया डियर स्टूडेंट्स? ये पहुंचा स्केलेटल मसल में। अब यहाँ पर आप ज़रा सोचें, एक बहुत अहम एमसीक्यू बन सकता है दैट द स्केलेटल मसल्स आर इनर्वेटेड बाय विच काइंड ऑफ न्यूरॉन्स। तो कौन सी यहाँ पर कैटेगरी है न्यूरॉन्स की जो कि स्केलेटल मसल को इनर्वेट कर रही है, जो उसको नर्व सप्लाई दे रही है या वहाँ पर इम्पल्स लेके आ रही है? द आंसर इज द मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर? तो स्केलेटल मसल के पास जैसे आया, अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। इट विल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल बिकम शॉर्ट। एक तो वो छोटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने से, एंड थिक, एंड थिक। तो इसी तरह से तो डोले बनते हैं हमारे, ठीक है। हम जब मसल इस बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर मसल, पहले इसकी लेंथ देख कितनी है, अब ये यहाँ पर लेंथ इसकी छोटी होगी और एक जगह पे इकट्ठा हो गया तो उसकी वजह से थिक हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑरिजिन एंड इंसर्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका कंसेप्ट समझ आया, मसल्स के पार्ट की समझ आई। सो डियर स्टूडेंट्स, मसल विल बिकम शॉर्ट एंड थिक, वो तो थिक हो जाएगा। और उससे क्या होगा? अब जो टेंडन था इसके साथ अटैच, टेंडन क्या था डियर स्टूडेंट्स? टेंडन, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज अटैच्ड टू फ्रॉम मसल टू द बोन, जो मसल को बोन के साथ अटैच करा यहां पर, दिस इज द टेंडन। तो टेंडन क्या करेगा? ये किस तरह से मसल ने शॉर्ट होना है, किस तरह से थिक होना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है? जब टेंडन, इट विल एक्सर्ट द पुलिंग फोर्स, इट विल एक्सर्ट द पुलिंग फोर्स किसके ऊपर? ऑन बोन। ये बोन के ऊपर पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक इफेक्ट याद रखना है
जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो उसके अंदर सिर्फ एक ही एबिलिटी है कि वो सिर्फ पुलिंग फोर्स ही एग्जर्ट कर सकता है, मसल कभी पुश नहीं कर सकता। मतलब मसल जब रिलैक्स करे या कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो कभी भी पुशिंग फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। क्लियर? मतलब कि ऐसा नहीं कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स करे तो इसको मसल वो बोन को पुश कर रहा हो, ऐसे आगे की तरफ में धक्का दे रहा होता। तो मसल हमेशा उसको पुल करता है, खींचता है, और खींचने के लिए चाहिए फिर मजबूत रस्सियाँ। और वो मजबूत रस्सियाँ क्या हैं? दीज आर द टेंडन्स। और टेंडन्स कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द, दे आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द मसल्स। और इसी तरह से वो ऐसे फाइब्रस कॉर्ड्स की शक्ल में होंगी, लाइक दिस, ये कॉर्ड्स की शक्ल में, और वो बहुत डेंसली पैक्ड। और आपको बताया था कि इसके अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, और उसका फ़ायदा भी बताया था कि इलास्टिसिटी क्यों नहीं होती इन टेंडन्स के अंदर, बिकॉज दे हैव टू कैरी वेट, दे हैव टू पुल अ स्ट्रॉन्ग एक्सर्टिंग फोर्स। तो इस वजह से कि कहीं वो आप जब ताकत से उसको खींच रहे हैं या आपने कोई वज़न उठाया हुआ है, कोई आपने वेट उठाया है, तो वो उस वेट की ज़्यादा होने की वजह से अगर इसमें इलास्टिसिटी हुई तो वो ऐसे नीचे को चला जाएगा। आप उसको ऊपर को खींचने की कोशिश करेंगे, वो नीचे को चला जाएगा अगर उसके अंदर लचक हुई तो, जबकि ऐसा नहीं होता। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक। क्लियर? सो ओरिजिन एंड इंसर्शन, ये कंपैरेटिव टर्म में आपको समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा यहाँ पर बात बताने लगूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से बहुत अहम है, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन तो ये है ही, मसल एंड मूवमेंट्स, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें, और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में ज़रूर रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ओरिजिन और इंसर्शन में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, हमने इसको अपने याद भी रखना है और इसको एक्शन अपने घर पे परफॉर्म भी करते रहना है, ताकि आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो सके कि ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को लेकर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।